तभी अचानक मुझे कोहरे में दो आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, कभी कभी रात भर मैं जंगल में पड़ा रहता था। पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ उठी थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे दोस्त राहुल ने सेंड की है, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और ये एक सच्ची घटना है। तो चलिए आज की कहानी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात थी। दिसंबर का महीना था। कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर पत्नी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया था। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या है राहुल? अभी कुछ दिन पहले ही तो हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे मैं तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ ना। अचानक ट्रांसफर आए ऑर्डर को मैं भी नहीं रोक सकता। कोई ना कोई तो वजह रही होगी। हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी? हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ? घर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? उसकी चिंता तुम मत करो। सरकार ने मुझे वहाँ पर रहने के लिए एक बंगला दे दिया है, तो घर ढूंढने की हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया था। मनाली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में एक बंगला दिखाई दिया, जहां से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर तो था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस बंगले को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस बंगले को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये बंगला किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक कोहरे में मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी तो मैं रात में जंगल में पड़ा रहता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे बदन में दहशत की लहर दौड़ उठी थी। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तभी मैंने घबराकर पीछे की ओर देखा। अब क्या इस बंगले को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस जंगल में डाल दिया है और तुम्हारे चेहरे पर ये डर कैसा है? मैं अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज कर रहा था। कुछ नहीं, लंबे समय की थकान है। मेरी पत्नी की बात का मेरी बेटी तान्या ने भी समर्थन किया। मम्मा सही कह रही हैं पापा। मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बेटी, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने ताले को खोल दिया, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया था। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। बंगले के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। अचानक बंगले की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई हम सबको देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, अरे कौन हो तुम? बंगले के अंदर कैसे आई आप? मेरा नाम बिंदिया है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई और खाना बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है। यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले ही मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन बंगले के बाहर तो ताला लगा है, तो फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वह बोली, दरअसल मैम साहब, इस बंगले के 2 रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना। एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए। तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना। हम सुबह के भूखे हैं।
आइए मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वह हम सबको बंगला दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा। कुछ अजीब सी नहीं लग रही तुम्हें ये बिंदिया आरती? आरती मेरी तरफ देखकर बोली। इसमें अजीब क्या है, वह एक औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ वह औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए थे। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया था और ऐसे ही हमें वहां कुछ दिन बीत गए थे। लेकिन एक बात मैंने नोट की कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि ये एक नॉर्मल बात थी और पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। सच तो यह था कि मैं जब भी उस बंगले के करीब रहता था तो एक अनजान डर मन में सताया रहता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत ही कम वहां रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से उस बंगले की तरफ लौट रहा था तो मैंने देखा कि बंगले की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरे गालों से बुरी तरह से टकराया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक बगल के कमरे से मेरी बेटी और पत्नी की आवाज आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, यह सब क्या है आरती? तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे कैसे बैठी हुई थी? जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई थी। मैंने देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो गई थी। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो? क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ क्या हंसी मजाक कर लिया तो मुझसे सवाल करने लगे। मैं तो सिर्फ तुमसे इस वजह से कह रहा हूँ कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तान्या के कमरे में सोने चली गई थी। मैंने एक बात और नोट की कि तान्या शुरू में स्कूल की एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब तान्या ने स्कूल जाना ना बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार ऑफिस से यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता था, कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ मक्खियां मार रहा था कि अचानक मुझसे मिलने मेरे बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं बड़े खुश होते हुए उससे बोला, आज इतने दिन बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई भाई अर्जुन? अरे मनाली घूमने आया था यार अपनी फैमिली के साथ। सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए चला आया। और बता भाभी कैसी है? मैं अर्जुन को कोई बात नहीं बताना चाहता था। मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, हाँ बिल्कुल सही है भाई। तभी मेरे ऑफिस में एक बुढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आया। मैंने देखा वह औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब और ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वहां पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाएगी। दीनू की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की ओर गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो बुढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो ये है बाबू साहब, जो कुछ भी मैंने अभी बोला वो झूठ नहीं बोला। मुझे माफ करना, दरअसल
आप जिस बंगले में रह रहे हैं वह इस सारे इलाके में भूतिया बंगले के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहां पर गए और चले गए और बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहां पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है। साहब मजबूरी में आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना ही पड़ा। 5 साल से तो वो बंगला बंद ही पड़ा था। पता नहीं उस भूतिया बंगले में आपने साफ सफाई कैसे करवाई होगी। उसकी तो बरसों से साफ सफाई भी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी के आलम में उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है। बिंदिया नाम है उसका और वह तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखें खौफ से फट गई। दीनू डरते डरते कपकपाती हुई आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहां पर काम करती थी। शादी के कई साल बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए उसने और उसके पति ने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया था। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोषों की बलि देना शुरू कर दिया था। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी बंगले के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दीनू की बात सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया। मेरा दिमाग, मेरी सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और अपनी कार स्टार्ट करके फुल रफ्तार से बंगले की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी, जोरों से बारिश होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद मैं बंगले में पहुंच गया, मगर जैसे ही मैं बंगले के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि बंगले में सन्नाटा पड़ा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि बरसों से उस बंगले में किसी ने कदम नहीं रखे हों। तभी अचानक मेरे कानों में मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हंसी की आवाज टकराई। मैंने पागलों की तरह पूरे बंगले में उन दोनों को तलाशना शुरू किया, मगर उन दोनों का नाम और निशान तक नहीं मिला। उस बंगले में अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हैं। मैं बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मेरी हैरत की इंतहा तब ना रही जब मेरी आंखों के सामने बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई थी और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगी थी। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी बहुत भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तभी मैंने फुर्ती से पलटकर देखा तो सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में हथौड़ा पकड़े हुए देखकर हंस रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि को शैतान ने स्वीकार कर लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मेरे बेहोशी तारी हो गए और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बंगले के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक हथौड़ा था। ये वही हथौड़ा था जो कुछ दिन पहले मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखा था। सामने मेरी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ आकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल।
मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यह सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी की सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बयान दिया कि उसने खुद मुझे एक कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा। मैं आज भी जेल में हूं। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया बंगले के बारे में सोचता रहता हूं, याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कब अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ। धन्यवाद।